नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम। और झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में 4 सीटें जो हैं वो भाकपा माले को दी गई हैं और इन्हीं में से एक सीट है धनबाद की निरसा सीट। इस सीट पर पहले भी लेफ्ट का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी जब पिछली बार विधानसभा चुनाव 2019 में, तो बीजेपी ने यह सीट जीती थी। इससे पहले अरूप चटर्जी यहाँ के विधायक 2 बार रह चुके हैं। इस बार भी इंडिया गठबंधन में उनको माले की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाया। तो हमारे साथ अरूप चटर्जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या तैयारियां हैं उनकी इस चुनाव को लेकर, और जो सीट बीजेपी के हाथ में चली गई वो कैसे इंडिया गठबंधन के पास आएगी, इस पर बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल है कि इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर माले को सीट दी है। पहले से भी माले का यहाँ दबदबा रहा है, बीजेपी के हाथ में चली गई थी सीट। इस बार कितनी चुनौती है दोबारा से ये सीट इंडिया गठबंधन के पाले में लाने? देखिए, जस्ट एंटी इनकम्बेंसी था जिसके कारण वो सीट बीजेपी के तरफ गया था, और बीजेपी हमेशा से ही सेकंड रही है इस सीट में। अगर 60 के दशक से देखेंगे या 70 के दशक से देखेंगे तो हमेशा ही लाल झंडा ही यहाँ से रिप्रेजेंट। और इस बार भी माहौल अच्छी है, हम समझते हैं, जो हम लोग अच्छे मार्जिन से यहाँ से लीड करें। आज जेएमएम के नेता हैं अशोक मंडल, वो चले गए हैं जयराम महतो की पार्टी में, जेकेएलएम में। इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि वो जेएमएम में शायद उन्हें टिकट नहीं दी गई, माले को सीट दी गई, इस वजह से वो गए? देखिए, जेएमएम की वोटर्स आज भी जेएमएम के साथ है या इंडिया गठबंधन के साथ है। अशोक मंडल की व्यक्तिगत कुछ वोट रही होगी तो वो ही सिर्फ उनके साथ जाएंगे, बाकी सारे वोट्स जो है हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के साथ। ये बताइए, जैसे निरसा का जो अधिकतर हिस्सा है, लगभग 60% जो हिस्सा, 60% से ऊपर हिस्सा ग्रामीण है, उसके बाद शहरी आबादी है, कोयलांचल का एरिया है। कितनी बड़ी चुनौती है, कौन कौन सी चुनौतियां, चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास इस बार जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। कोयला क्षेत्र होने के नाते पानी की समस्या काफ़ी है, और 2 डैम होने के बाद भी अभी भी पानी उस तरीके से नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो 7 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की शुरुआत किए थे, लेकिन पिछले 5 साल से वो बंद पड़ी हुई है वो प्रोजेक्ट। उसको शुरुआत करना है। हम समझते हैं जो निरसा गोविंदपुर के मैक्सिमम गांव में या सभी गांव में पानी पहुंच जाएगी पाइपलाइन के द्वारा। इसको छोड़कर आईआईटी की प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़कें हैं, निरसा एनएच पर ओवरब्रिज का मामला है। इंडस्ट्रियल जोन अगर सरकार बनती है तो इंडस्ट्रियल जोन बनाने की मांग है। कुछ बंद पड़े उद्योग हैं जिसको हम लोग सरकार बनने से, हेमंत जी आने से, हम समझते हैं जो हम लोग फिर से शुरुआत भी कर सकते हैं। सर, इंडस्ट्री की आपने बात की है, यहाँ पर जैसे कोयलांचल, उनके और भी कई सारे उद्योग थे, बंद पड़े हुए हैं। इनको दोबारा खोलने के लिए क्या, कभी आप कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन से मिले, क्या दोबारा खोलने के लिए कोई प्लान आप लोग के पास है? प्लानिंग जरूर है, लेकिन जब तक सरकार की मदद नहीं मिलती है तब तक हम समझते हैं जो ये उद्योग खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे केएमसीएल उस समय भी हाई कोर्ट से नोटिस किया था, मैंने रघुवर जी की सरकार उस समय थी, उनको हम लोगों ने हस्तक्षेप करने के लिए बोले थे, लेकिन उसने नहीं किया, जिसके कारण केएमसीएल की नीलामी हुई। गल्फवाड़ी बर्न स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे तो हम समझते हैं जो वहाँ बड़ी प्रोजेक्ट लग सकती है। तो इस टाइप से ढेर सारे इंडस्ट्रीज है, अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले तो हम समझते हैं जो हम लोग उसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। सर, ये तो हुआ कि आपका प्लान क्या है या आपने क्या किया अभी तक विचार किया इलेक्शन को लेकर। एक सवाल है, जैसे आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिता भी विधायक रह चुके निरसा में, और वो उस समय विधायक रहे जब बिहार था। बिहार से झारखंड जब बना 2000 में, उसके बाद आप 2005 से विधायक बने हैं। बिहार से झारखंड तक की एक राजनीति दूरी तय की आपके परिवार ने। जो थीम पर झारखंड बनाया गया है, क्या उस थीम पर अब तक वो खरा उतर पाया है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, झारखंड बनने का इमीडिएट बाद अगर आप घटनाक्रम को देखें, बाबूलाल जी पहला सीएम थे, बीजेपी की सरकार थी, और उस समय बाबूलाल जी को हटाया गया। उनके ही मंत्रिमंडल के 5 जो साथी थे, उन लोग ठेका या भ्रष्टाचार या दूसरे तमाम चीज़ों को लेकर बाबूलाल जी को हटाया गया, अर्जुन मुंडा को फिर सीएम बनाया गया। तो
ये झारखंड बनी थी यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के गरीब तत्वों का उत्थान के लिए। लेकिन झारखंड ना छत्तीसगढ़ बन पाई ना उत्तराखंड बन पाई। झारखंड लगातार पीछे चलती गई और राजनीतिक अस्थिरता बोलिए, दूसरे तमाम इश्यूज को लेकर हम समझते हैं जो झारखंड उस जगह पर नहीं पहुंची जहां कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो या शिबू सोरेन सपना देखे। चलिए, ये तो आपने कहा कि जो हमने सपना देखा वो पूरा नहीं हो पाया। अब बात बीजेपी की हो रही है, क्योंकि आपने बीजेपी का जिक्र भी किया यहाँ पर। बीजेपी जब आमतौर पर जब बात करती है तो हमेशा जनता के हित की बात करती है, लेकिन जहां वो जाती है वहां उसका दूसरा मोटिव जो रहता है वो कॉरपोरेट की तरफ रहता है। आदिवासियों को क्या इससे लाभ आपको लग रहा है? क्योंकि झारखंड जो बना आदिवासी स्टेट बना है, झारखंड को क्या आदिवासियों को लाभ मिल पाया इससे? अगर झारखंड का परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मिनरल रिच स्टेट है और काफ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गरीबी देखें तो माइंस एरिया के आसपास के क्षेत्र में देखेंगे, चाहे वो कोयला क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र देखें, माइका का इलाका देखें, आप उधर आयरन ओर की चाईबासा साइड देखें, तो सबसे ज़्यादा गरीबी माइंस के आसपास के क्षेत्र। और जो कॉरपोरेट हाउस उसको उत्थान कर रहे हैं वो बेसिकली बाहर से लोगों को ला के यहाँ शोषण करना, यहाँ के लोगों को काम नहीं देना, ये तमाम चीज़ें हमेशा रही है। चाहे अदानी की जो गोड्डा में प्लांट हो या जितने माइंस हैं हो उस इलाके में, तो हमेशा से झारखंड की शोषण रही हुई है। और यहाँ से लोग माइंस एंड मिनरल्स की लोभ से ही कॉरपोरेट हाउस यहाँ आए हैं और यहाँ से लूट करके लेके गए। एक और चीज है, जैसे हम जब डेमोग्राफी निरसा की भी देख रहे थे, 14% मुसलमान है, और अब बीजेपी जो स्टेट आदिवासी स्टेट था वहां पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का बहुत, कम्युनलिज्म पे बहुत काम कर रही है। अभी रोहिंग्या मुसलमान पे बहुत सारी बातचीत हो रही है। झारखंड में जब बीजेपी ये सब कर रही है, या कोयलांचल में जहाँ बड़े स्तर पर बिहारी या बाकी लोग रहते हैं, मुस्लिम वोटर आपके यहाँ पर भी 14% है, विपक्ष के नेता उनको कैसे जवाब दे रहे हैं? क्या विपक्ष के नेताओं की क्या जिम्मेदारी, किस जगह वो फेल हो जा रहे हैं बीजेपी की इस पॉलिसी को नहीं टैकअप कर पा रहे हैं? देखिए, बाहर से लोग आते थे यहाँ नौकरी के ये में, आज के दिन जो इंडस्ट्रीज बंद हुई या जिस तरीके से यहाँ की पोजीशन है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। और डेमोग्राफी में जो चेंजेस हुई है वो ऐसा नहीं है जो बाहर से बांग्लादेश या दूसरी जगह से लोग आने से ही डेमोग्राफी की चेंजेस हुई है। बर्थ रेट में कमी से लेकर ढेर सारे इश्यूज है जिसके कारण बर्थ ये हुई। और झारखंड की कोई भी बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। वो आते हैं तो बंगाल से आते हैं, आसाम से आते हैं, दूसरे तमाम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको देके हम समझते हैं इन तमाम चीज़ों पर रोकथाम करनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष के नेता इनके जो ध्रुवीकरण की राजनीति उस पर क्या कर रहे हैं, मतलब या माले हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो या बाकी जो भी। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हमें नहीं लगता है जो इस बार झारखंड में बहुत ज़्यादा जो कोशिश कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को उठाकर करने की, हमें नहीं लगता है जो अभी तक वो सक्सेस हुए। इस बार सरकार के द्वारा जो काम की गई, चाहे मैया योजना हो, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली हो, इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके में है। लोग हेमंत जी के साथ हैं, लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हम समझते हैं जो इस बार भी इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में आए। कि आपका जो करियर है एज MBA आपने किया, फिर जॉब की, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बताइए कि राजनीति में कैसे आए हैं आप? देखिए, मेरे पिता यहाँ से 3 बार MLA रह चुके हैं और जब मेरे पिता की हत्या कोयला माफियाओं के द्वारा की गई, जब वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उस समय पब्लिक की एक मांग थी जो उनके घर से ही कोई आए। मेरे माँ के ना करने के बावजूद भी पब्लिक की इतनी ज़्यादा प्रेशर थी, संगठन की प्रेशर थे, कॉमरेड ए.के. राय ने ये था मेरे घर जाके इस तमाम चीज़ों को लेके बात किया। और उस समय जब हम नौकरी करते थे क्रॉम्पटन ग्रेजुएशन कैलकाटा में, हमें दोबारा बुलाया गया और फिर चुनाव, हम पहली चुनाव उस समय 2000 साल में जून महीना में हमने लड़ा।
तो वो पहला चुनाव था जब हमने बिहार रहते हुए हम मतलब पहली बार एमएलए बने। तो इस तरह आपने पूरी अपने आगे की शुरुआत की। जी। तो ये थे हमारे साथ निरसा विधानसभा से, जो बंगाल से सटी हुई विधानसभा है, उनके माले के प्रत्याशी अरूप चटर्जी, जो बता रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जनता पर किन मुद्दों को लेकर जाने वाले और आगे उनका क्या प्लान है। नमस्कार।